हमारे चारों तरफ, मतलब जो कुछ भी है, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, जो हवा हम सांस में लेते हैं, पानी पीते हैं, कभी सोचा है कि ये सब आखिर बना किस चीज से है? चलिए आज इसी बुनियादी सवाल की तह तक चलते हैं और पदार्थ यानी मैटर के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पदार्थ है क्या। देखिए, विज्ञान की भाषा में सीधी सी बात है, कोई भी चीज जिसमें वजन हो, जो थोड़ी बहुत जगह घेरे और जिसे हम अपनी इंद्रियों से मतलब छूकर, देखकर महसूस कर सकें, बस वही पदार्थ है। जैसे ये किताब या कोई पेड़। लेकिन गुस्सा या कोई ख्याल, क्या ये पदार्थ है? नहीं, क्योंकि इनका न तो कोई वजन होता है और ना ही ये कोई जगह घेरते हैं। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि पदार्थ क्या है। अब देखते हैं कि ये हमारे चारों ओर किन किन रूपों या कह सकते हैं किन अवस्थाओं में मौजूद होता है। आमतौर पर हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। पहला, ठोस, जिसका आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कण एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, हिलने डुलने की ज्यादा जगह ही नहीं होती। फिर आता है द्रव, जिसका आयतन तो फिक्स है पर आकार नहीं। पानी को जिस ग्लास या बोतल में डालो वो उसी का आकार ले लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके कण थोड़े ढीले ढाले होते हैं। और गैस, अरे इसका तो ना आकार फिक्स है ना ही आयतन। इसके कण तो एकदम आजाद घूमते हैं। यही वजह है कि गैस को आसानी से दबाया यानी कंप्रेस किया जा सकता है, जबकि ठोस और द्रव को नहीं। लेकिन क्या कहानी बस इन 3 अवस्थाओं पर ही खत्म हो जाती है? जरा सोचिए, तब क्या होता होगा जब तापमान अपनी सारी हदें पार कर जाए, मतलब बहुत बहुत ज्यादा गर्म या एकदम जमा देने वाला ठंडा। यहीं पर एंट्री होती है पदार्थ की चौथी और 5वीं अवस्था की। एक तरफ है प्लाज्मा। ये तब बनती है जब गैस को बेतहाशा गर्म किया जाता है। हमारा सूरज और आसमान के करोड़ों तारे सब इसी प्लाज्मा अवस्था में है। और दूसरी तरफ है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे BEC भी कहते हैं। ये है पदार्थ की 5वीं अवस्था, जिसका आइडिया सबसे पहले हमारे महान भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने दिया था। ये बनती है परम शून्य तापमान पर, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पर, जब सारे परमाणु मिलकर एक सुपर एटम जैसा कुछ बन जाते हैं। और एक हैरान करने वाली बात बताऊं, ये प्लाज्मा, जिसे हम पदार्थ की कोई बहुत अनोखी अवस्था मानते हैं, असल में हमारे पूरे ब्रह्मांड का 96% हिस्सा इसी से बना है। जी हाँ, 96%। चलिए अब पदार्थ के बाहरी रूप से हटकर उसकी अंदरूनी बनावट को समझते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं शुद्ध पदार्थों से। देखिए, शुद्ध पदार्थ 2 तरह के होते हैं। पहले हैं तत्व यानी एलिमेंट्स। ये पदार्थ का सबसे सरल, सबसे बेसिक रूप है, जैसे ऑक्सीजन, सोना या लोहा। इन्हें आप और नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। फिर आते हैं यौगिक यानी कंपाउंड्स, जैसे पानी या नमक। ये तब बनते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा तत्व एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जुड़ते हैं। और मजे की बात यह है कि यौगिक के गुण उसे बनाने वाले तत्वों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमारे आसपास ज्यादातर चीजें शुद्ध नहीं होती। वो होती हैं मिश्रण, जो कि पदार्थ की दूसरी बड़ी कैटेगरी है। तो यौगिक और मिश्रण में आखिर फर्क क्या है? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, पर आसान भाषा में समझें तो यौगिक एक केमिकल रिएक्शन से बनता है, जिसमें तत्व अपनी पहचान खोकर कुछ नया बना देते हैं। वहीं मिश्रण में चीजें बस फिजिकली मिलती हैं, वो अपनी असली पहचान बनाए रखती हैं। जैसे पानी एक यौगिक है, H और O मिलकर कुछ नया बन गए। लेकिन नींबू पानी एक मिश्रण है, जिसमें आपको नींबू का स्वाद भी आता है और चीनी का भी। मिश्रण भी भाई 2 तरह के होते हैं। समांगी यानी होमोजीनस, जिसमें सारी चीजें इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाती हैं कि आप उन्हें अलग अलग देख ही नहीं सकते, जैसे हवा या पानी में घुला हुआ नमक। इन्हें विलयन या सोल्यूशन भी कहते हैं। और दूसरी तरफ है विषमांगी यानी हेट्रोजीनस मिश्रण, जिसमें चीजें ठीक से नहीं मिलती, जैसे गंदा पानी या मिट्टी। आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्या मिला है। दूध भी एक अच्छा उदाहरण है। दिखने में एक जैसा लगता है, पर असल में वो फैट के छोटे छोटे कणों का पानी में एक विषमांगी मिश्रण है। तो अब जब हम जान गए हैं कि मिश्रण क्या है, तो एक सवाल दिमाग में आता है, क्या इन मिली हुई चीजों को वापस अलग अलग किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। एक बहुत ही कॉमन तरीका है आसवन या डिस्टिलेशन। ये तरीका तब काम आता है जब ऐसे 2 द्रवों को अलग करना हो जिनके उबलने का तापमान मतलब बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो।
मिश्रण को गर्म करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले भाप बन जाता है। फिर इस भाप को इकट्ठा करके ठंडा कर लेते हैं और वो वापस शुद्ध द्रव बन जाता है। समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए अक्सर यही तरीका इस्तेमाल होता है। क्रोमैटोग्राफी एक और कमाल की तकनीक है। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब एक ही घोल में कई अलग अलग चीजें बहुत कम मात्रा में घुली हों। ये उन चीजों को उनके घुलने की स्पीड के आधार पर अलग कर देती है। फोरेंसिक साइंस में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, सबूतों में खून या स्याही के छोटे से धब्बे से भी जरूरी जानकारी निकालने के लिए। आइए एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, पानी का शुद्धिकरण। सबसे पहले पानी में फिटकरी जैसी कोई चीज डालकर भारी गंदगी को जमाकर नीचे बैठाया जाता है। फिर उस पानी को रेत और कंकड़ की कई परतों से गुजारा जाता है ताकि बारीक गंदगी भी छन जाए। और सबसे आखिर में उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है ताकि खतरनाक बैक्टीरिया और कीटाणु मर जाएं और पानी हमारे पीने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। तो अब जब हम इन सब के पीछे का विज्ञान जानते हैं, तो एक पल रुकिए और अपने आसपास देखिए। क्या अब कोई बता सकता है कि आसपास मौजूद कौन सी चीज एक यौगिक है और कौन सी एक मिश्रण? इस सवाल पर सोचेगा जरूर।